चलिए भाई साहेब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। बोले हमने यहाँ पे एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने टॉपिक नंबर 3 सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल जो है उसके बारे में बात हम कर रहे थे। ठीक है, इसमें पहले वाला पार्ट अपना हो गया था, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड जो है उसके बारे में बात हमने कर ली थी। लेकिन अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपका आ रहा है वो ये कि सर आपने बोले स्पेसिफिक वाले जो गुड्स हैं उनमें क्या किया, डील कर लिया। कौन से वाले गुड्स? स्पेसिफिक वाले गुड्स। ठीक है, आपने कहा भाई साहब मैं ये वाले माउस के बारे में बात कर रहा हूं और दो पार्टी हैं, बेचने वाला जो है वो ए है, खरीदने वाला जो है वो बी है। बी ने क्या किया? बी ने बोले सामने वाले को उसका पैसा पे कर दिया 500 रुपए, लेकिन ए इस प्रॉपर्टी को बी तक पहुंचा था, उसके पहले इस प्रॉपर्टी का क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन हो गया। तो सवाल वही वापस से आ रहा है कि भाई साहब इस चीज को ए का नुकसान माना जाएगा और या फिर इसको बी का नुकसान माना जाएगा, या कब ऐसा होगा कि जब रिस्क जो है वो ए नाम के बंदे से पास ऑन हो जाएगा बी के पास में, और या फिर ये कह लीजिए कि जो आपका सेलर था उससे पास ऑन हो जाएगा किसके पास? बोले बायर के पास, मतलब बोले खरीदने वाले बंदे के पास। तो क्या कहता है? ऐसा ध्यान से देखिएगा। So the effect of the destruction of the specific good on a contract of the sale is discussed as under in the two different condition। दो सिचुएशन बोले आपकी यहाँ पे हो सकती है। कौन सी? सबसे पहला, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। पेरिशिंग मतलब डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना। कब? कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले। है भाई साहब इसमें क्या बोलना है? अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मतलब बायर के पास में अभी तक ओनरशिप नहीं आई है, तो नुकसान किसका माना जाएगा? नुकसान बोले सेलर का माना जाएगा भाई साहब, एज सिंपल एज दैट। क्या कहता है? गौर फरमाइएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज वाइड इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ सम स्पेसिफिक वाले गुड्स जो कि क्या हो चुके हैं? ऑलरेडी पेरिश हो चुके हैं, एंड द सेलर वॉज हैविंग नो नॉलेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। अगर आपको इस चीज के बारे में पता था कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो ऐसे केस में तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही नहीं चाहिए था। ये सीधा सीधा क्या कहलाता? फ्रॉड कहलाता। लेकिन आपने कहा सर कि बोले मुझे इस चीज के बारे में पता ही नहीं था, तो बोले कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था, लेकिन जब प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है और फिर भी अगर आप उस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात करोगे तो इसे क्या माना जाएगा? इससे बोले वॉइड माना जाएगा। ठीक है सर। वेयर द स्पेसिफिक गुड्स बिकम्स सो डैमेजेस एज दे आर no longer to answer to their description in the contract of sale also becomes what? It becomes void। मतलब सर बोले वैसे तो अगर मैं इसको देखूं तो ये एकदम सही है सर, लेकिन सर पता नहीं इसमें सेल डालने के बावजूद बोले ये चल नहीं रहा है। तो एक बात बताओ, क्या इस माउस का पर्पस सॉल्व हो रहा है क्या? आंसर इज नो। मुझे क्या इसको शोपीस बना के थोड़ी रखना, मेरे को क्या करना है? मेरे को ये चीज को अपने कंप्यूटर पे इस्तेमाल करना है, राइट? मैंने सेल जो है उसको नया डाल के देख लिया, मैंने पूरा सब कुछ कर करा के देख लिया, लेकिन ये चल ही नहीं रहा है। मतलब प्रॉपर्टी जो है वैसे अगर बाहर से देखोगे तो एकदम सेट है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी आपकी क्या हो चुकी है? काइंड ऑफ डिस्ट्रक्ट हो चुकी है भाई साहब। ये समझ में आया? अगर ऐसा भी हुआ होगा तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? इट बिकम्स वॉइड। ठीक है। सिमिलरली व्हेन द स्पेसिफिक गुड्स आर लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट और द गुड्स हैव लॉस्ट देयर कमर्शियल वैल्यू बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। एकदम सिंपल सी बात है भाई साहब। अगर आप इस गुड्स को सामने वाले बंदे के पास में चालू हालत में प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि सेलर ने ओनरशिप जो है उसको ट्रांसफर करने के पहले ही अपना खुद का नुकसान जो है वो करवा लिया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले की बात अगर की जाएगी तो जितना भी नुकसान होगा, जो कुछ भी होगा, वो सब सेलर का होगा। द रीजन बीइंग ओनरशिप किसके पास में थी? बोले सेलर के पास में थी। तो बोले बात ही खत्म हो गई। एग्जांपल देखिएगा भाई साहब। फॉर एग्जांपल ए ने एग्री किया बी से कि वो उसको क्या करेगा? 100 बैग्स ऑफ सीमेंट जो कि बोले उसके गोडाउन में रखे हुए हैं, ये बोले बेचेगा। ठीक है। नाउ in fact that cement has already been destroyed by the leakage of water। अभी आपको पता होगा अगर सीमेंट के कट्टों के ऊपर थोड़ा सा भी पानी गिर जाए तो पूरा सीमेंट जो आपका रहेगा ना वो पत्थर बन जाता है। डिस्ट्रैक्ट हो गया भाई साहब। ठीक है। एंड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द स्टोन बट दिस फैक्ट वाज नॉट नोन टू द सेलर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है? ये बोले सीधा सीधा वॉइड है। अगर आपको ये चीज के बारे में पता है फिर भी आप सामने वाले को बेच रहे होंगे तो वॉइड तो होगा ही होगा, साथ में क्या कहलाएगा? फ्रॉड भी कहलाएगा। तो वो अलग बात हो गई। ठीक है सर।
दूसरा पॉइंट यहां पे आ रहा है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ये ध्यान से, अभी तक सेल नहीं हुआ है लेकिन दोनों पार्टीज के बीच में एग्री हो चुका है कि मैं प्रॉपर्टी क्या करने वाला हूं, आपको बेचने वाला हूं। एग्जांपल वापस से अपने वाला ही लेके चलते हैं। सब बोले मिस्टर ए नाम का बंदा है जिसके पास में उसका खेत है, खेत में गेहूं की हरी वाली फसल जो है वो खड़ी है। मिस्टर ए ने बी के साथ में एग्री कर लिया कि 2 महीने के बाद में जब ये फसल पक के तैयार हो जाएगी ये मैं आपको दे दूंगा और बदले में आप मुझे क्या दोगे, जो प्राइस अपन ने एग्री किया था वो पैसा बोले आप मुझे पे कर दोगे, राइट। लेकिन सर इसके पहले एग्रीमेंट हमने कर लिया है, लेकिन इसके पहले की फाइनल सेल हमारा हो पाता, क्या हो गया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो गई। प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसे केस में भी आपका जो एग्रीमेंट है ये बोले वॉइड बन जाएगा। लेकिन क्या कहता है, कब, अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो स्पेसिफिक गुड्स के बारे में था। दूसरा, द गुड्स पेरिश सब्सिक्वेंट टू द एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, लेकिन जो आपका ये था क्या बोलेंगे, सेल होने के पहले। द गुड्स इज मेड बट बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर, जो रिस्क है वो बायर के पास में गया ही नहीं, उसके पास ओनरशिप नहीं आया, अभी तक खाली एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, अभी तक फाइनल सेल जो है वो हुआ ही नहीं है बोले, राइट, ठीक है साहब। एंड फिर गुड्स पेरिशेस विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और ऑन द पार्ट ऑफ द बायर, दोनों की यहां पे कोई गलती नहीं है, कुछ और चीज हुई होगी, डिस्ट्रक्शन वगैरह हो गया होगा जिसकी वजह से नुकसान जो है वो आपका यहां पे हो गया। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट वेयर द स्पेसिफिक गुड्स become so damaged as they are no longer to answer their description in the contract, the agreement becomes void। सेम पॉइंट जो अपन ने ऊपर पढ़ा सेक्शन नंबर 7 में, वही पॉइंट आपको यहां पे भी दिया गया। एग्जांपल देखिए भाई साहब, ए डिलीवर्ड अ हॉर्स टू बी फॉर ट्रायल फॉर 8 days। ए ने क्या किया, बी को कहा मेरा घोड़ा एक बार लेके जा, चला के देख ले, 8 दिन उसको चला के देख ले और उसके बाद अगर तेरे को लगता है कि घोड़ा एकदम बढ़िया है, तेरे लायक है, तो बोले अपन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लेंगे। तब तक ऐसा मान के चल के अपने बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ, ठीक है साहब। It was agreed that the sale would be complete if the horse was found suitable for B's purpose. The horse died on the 3rd day। ले भाई साहब, मैं तो ट्रायल के लिए लेके गया था और उसी में क्या हो गया, हॉर्स मर गया, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, बुढ़ापा आ गया था सर, या कोई और बीमारी हो गई थी सर उसको, वो मर गया विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ इधर द पार्टी। अगर ए ने जानबूझ के मारा होगा तो बात अलग हो गई, अगर बी ने जानबूझ के मारा होगा तो उसका नुकसान बी जो होगा वो भरपाई करेगा, लेकिन सर दोनों ने कुछ नहीं किया। It was held that contract was void and A could not recover the price from B। अरे भाई साहब कैसे करोगे, मैंने थोड़ी कुछ किया है, ये समझ में आया, डन। लेकिन सर यहां पे ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्शंस मतलब जो सेक्शन 7 में हमने कहा कि ये void कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो 8 में हमने कहा कि ये void कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, डू नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग 2 केसेस। 2 केसेस में नहीं लगे। कौन से केस में, पहले वाला सब बोले सेलर को नॉलेज था इस चीज के बारे में कि प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, डिस्ट्रक्ट वाली प्रॉपर्टी जो उसको बेचने की बात आप कर रहे हो भाई साहब, सामने वाले का जो नुकसान हुआ होगा उस नुकसान की भरपाई जो है वो आपको करके देनी पड़ेगी। एंड देन where the contract of sale is not for the specific वाले गुड्स बट फॉर द जेनेरिक और अनएसर्टेन्ड गुड्स। ये ध्यान से भाई साहब, आपके पास में बहुत सारे खेत हैं, मैंने आपसे इस बात के बारे में एग्री नहीं किया था कि मुझे ये वाली खेत की गेहूं जो है वो चाहिए, मैंने क्या कहा था, गेहूं चाहिए, राइट। आपके पास में 100 केजी गेहूं है, उसमें से 10 केजी गेहूं जो है वो बर्बाद हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी गेहूं बर्बाद हो गई, आप क्या करोगे, दूसरे वाली जो गेहूं है उसमें से आप मुझे दे दोगे। ये समझ में आया, डन। एग्जाम्पल देखिए, बोले ए ने एग्री किया था टू सेल बी 10 बेल्स ऑफ द इजिप्टियन कॉटन आउट ऑफ 100 बेल्स लाइंग इन हिज गोडाउन। अपन ने यहाँ पे गेहूं का एग्जाम्पल ले लिया, क्या एग्जाम्पल था, बोले कि 100 केजी गेहूं उसके गोडाउन में रखा हुआ था, उसमें से मैंने कितना लेने की बात करी, 10 किलो लेने की बात करी, ठीक है सर। द गुड्स वर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय द फायर बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, बट A and B did not know about the fire. In this case, the contract is not void as it was not for the sale of specific goods but for the sale of the unascertained goods। मैंने क्या बोला, 10 बेल चाहिए,
मैंने ये कहा था कि मुझे यही वाले कपड़े का बिल चाहिए या यही वाला होना मेरे को, ऐसा कब बोला मैंने? ऐसा तो नहीं बोला, राइट? ठीक है साहब। एंड दस ए इज लाइबल टू सप्लाई 10 बिल्स टू बी और पे हिम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ में आया भाई साहब? बोले अगर यहां पे अनएसर्टेन गुड्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो ऐसे केस में आप ये नहीं कह सकते कि सॉरी सर, अब बोले मैं कहां से इस चीज को परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो वो कमोडिटी है ही नहीं। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है, डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स। आपने क्या कहा? टाइटल मतलब ओनरशिप। सर बोले कौन से डॉक्यूमेंट से ये मान के चला जाएगा कि आप सामने वाले बंदे को ओनरशिप दे रहे हो और या फिर नहीं दे रहे? या जब भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो ओनरशिप सामने वाले के पास में ट्रांसफर हो गई है, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जो होगा वो वैलिड माना जाएगा या फिर वो सफिशिएंट रहेगा? ध्यान से देखिएगा भाई साहब। सब बोले अगर मैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 4 के हिसाब से बात करूं, क्या कहता है? डॉक्यूमेंट ऑफ द ओनरशिप टू द गुड्स इंक्लूड बिल ऑफ लैडिंग हो सकता है, या फिर बोले डॉक वारंट हो सकता है, या फिर वेयरहाउस कीपर्स का सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट which is used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of the goods or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive the goods thereby represented। मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिससे इस बात का प्रूफ होता है कि आपने सामने वाले को गुड्स का डिलीवरी जो है वो दे दिया है, या गुड्स का पोजीशन जो है वो सामने वाले को दे दिया है, या फिर जब आप गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात करते हो तो ऐसे केस में बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट या फिर वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो डॉक्यूमेंट है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे अलग अलग नाम से जो यहां पे बताए गए हैं, इनको बोले आप क्या मान के चल सकते हो? ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपके ओनरशिप के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है साहब, लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, एसेंशियल्स क्या क्या है, क्या कहते हैं भाई साहब? अ डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स symbolizes the goods, therefore it can become subject matter of the contract of sale। मतलब डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो क्या बन सकता है? सब्जेक्ट मैटर बन सकता है। सर जैसे अगर मैं सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, हालांकि उस पर सोगा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप एक बात बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या आप ऐसे उठा के लेके जाते हो क्या कि भैया ये लो प्रॉपर्टी आज के बाद में तुम्हारे नाम पे होगी? नहीं सर, क्या किया जाता है? डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। अरे मैंने बोले सामने वाले से ये आईपैड जो है वो परचेज किया, अब इस आईपैड का ओनरशिप मेरे पास में है कि नहीं है? कई बार ऐसा भी हो सकता है आईपैड आपने नहीं दिया, आपने उसका डॉक्यूमेंट मुझे दे दिया। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए आप कोई कार परचेज करते हो, कोई बाइक परचेज करते हो, सामने वाले ने आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपके नाम पे बना के आपके पास हैंडओवर कर दिया, तो मतलब ओनरशिप किसके पास में आ गई? आपके पास आ गई। पोजीशन किसी के भी पास होगा लेकिन ओनरशिप किसके पास में आ गई? सिंपली आपके पास में आ गई। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। चलिए दूसरा, इट ऑथराइजेज द पोजेसर टू रिसीव और टू ट्रांसफर द गुड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय इट। मतलब सर बोले जिस बंदे के पास में गुड्स होंगे, जिसके पास वो गुड्स का पोजीशन है, अगर बोले आपके पास में डॉक्यूमेंट का टाइटल को दिखाने वाला डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास में होगा तो उन गुड्स को कहां क्या देना है या फिर वो गुड्स को आपको रिसीव करना है, उसकी अथॉरिटी वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको दे देता है। राइट सर, आपने पेमेंट कहीं पे कर दिया है, कई बार ऐसा होता है आप दुकान पे जाते हो कोई चीज को परचेज करने के लिए, सामने वाला आपको एक पर्ची पे लिख के देता है कि ये इतना पेमेंट जो है वो आप सामने वाले को वहां कैशियर को करके आ जाओ। आप गए कैशियर के पास में जाके, उसने जैसी पेमेंट हुआ, पेमेंट होने के बाद में उस पर स्टैंप मार दिया, आप वो स्टैंप वाला पेपर लेके वापस जाते हो, उसके पास में जाके क्या कहते हो? ले भाई साहब पेमेंट हो चुका है, पेड का स्टैंप यहाँ पे लग चुका है, तो इसके बदले में जो गुड्स थे जिनका मालिक मैं हूं उसका पोजीशन क्या कर दे? मेरे पास में ट्रांसफर कर दे। और जब तक ये नहीं होगा क्या सामने वाला बंदा गुड्स देगा क्या? आंसर इज नो सर। क्यों? पेमेंट नहीं हुआ ना सर। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स कैन अफेक्ट एक्चुअल सेल एज वेल एज मेक एन एग्रीमेंट टू सेल। भैया अगर मेरे पास में डॉक्यूमेंट है जो ये दिखा रहे हैं कि इस चीज का मालिक मैं हूं, राइट, कोई भी चीज का बिल वगैरह लगा लीजिए,
तो मतलब उस प्रोडक्ट को लेके, उस कॉमोडिटी को लेके मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, है ना। अगर मैं गुड्स को कहीं और बेचना चाहता हूं मैं वो कर सकता हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक मेरे पास में ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं कि कोई चीज का मैं मालिक हूं। अगर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास में आ जाता है तो प्रॉपर्टी को अगर बेचना होगा तो मैं वो भी कर सकता हूं, या फिर फ्यूचर में बेचने के लिए अगर एग्रीमेंट टू सेल बनाना होगा मैं वो भी बना सकता हूं। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ सच डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑपरेट्स एज सिंबॉलिक डिलीवरी। सर कई बार ऐसा होता है कि आपके जो गुड्स हैं उनको आपके हाथ में लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर फॉर एग्जाम्पल एक बोले ट्रक खड़ा है, ठीक है, और वो ट्रक के अंदर कुल मिला के 10 टन लोहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या वो जो लोहा है हाथ में लेके जाओगे क्या? नहीं साहब, हाथ में लेके तो नहीं जाने वाले। सामने वाले ने क्या किया, उस ट्रक में जो 10 टन लोहा रखा हुआ होगा उसका जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ लेडिंग लगा लो, ठीक है, या कोई भी और डॉक्यूमेंट लगा लो, वो आपके हाथ में दे दे, मतलब आप क्या बन चुके हो? मालिक बन चुके हो। वो ट्रक क्या करेगा, आपके घर पे जाएगा, वो लोहा आपके यहाँ पे डिलीवर कर देगा, दैट्स इट, बात ही खत्म हो गई। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अ ट्रांसफर ऑफ सच डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स एज ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द ट्रांसफरी। मतलब डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो गया, डॉक्यूमेंट अगर आपको दे दिया तो मान लीजिएगा कि ओनरशिप जो है वो बोले आपके पास में आ गई। गॉट इट? चलिए भाई साहब, एक एक डॉक्यूमेंट की बात यहां पे कर लेते हैं जिसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोले बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है सर? इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ होना चाहिए, ना कि इफ। डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स which entitle the possessor of document to receive the goods referred in it from the captain of ship। ठीक है, शिप के जरिए जब कोई भी गुड्स आ रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, शिप का जो कैप्टन रहेगा उसको क्या देना होगा, बिल ऑफ लेडिंग देना होगा। अगर आपके पास में बिल ऑफ लेडिंग है तो जो कैप्टन है वो ये समझ जाएगा कि ओनरशिप आपके पास में है, तो जो गुड्स होंगे वो आपके हवाले वो कर देगा। ये समझ में आया? ठीक है। दूसरा सर, डॉक वारंट। सर ये भी शिप से ही जुड़ा हुआ है सर, पोर्ट वगैरह पे जो डॉक होता है उसका वारंट क्या कहता है, इट एंटाइटल्स द पोजेसर ऑफ इट टू रिसीव द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय इट फ्रॉम द डॉक ओनर। डॉक मतलब शिप से अनलोड करने के बाद में जो पोर्ट पे माल रखा हुआ रहता है, जो पोर्ट वहां पे है उसे क्या कहा जाता है, डॉक। ठीक है, तो उस डॉक का जो भी मालिक होगा उसको जाके आप क्या दिखाओगे, डॉक वारंट दिखाओगे। तो वो क्या कहेगा, हाँ भाई साहब ये जो गुड्स है ये आपके ही हैं, आपसे ही बिलोंग करते हैं, आप इनको लेके जा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर हाउस कीपर्स और द वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। ये ध्यान से सुनिएगा, पहले वाला पॉइंट डायरेक्टली शिप से ले लिया, बोले डॉक पे रखने नहीं दिया। दूसरे वाला पॉइंट, शिप ने कहा मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट के आने का मैं वेट करूं, मैं अनलोडिंग कर देता हूं, बाद में डॉक से लेके चले जाना। डॉक पे जो गुड्स थे वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन पड़े रहे, तो डॉक वाला क्या कहता है, यार यहां पे अगर पड़े रहेंगे, अगली शिप अगर आएगी तो उसके गुड्स मैं कहां रखवाऊंगा। तो उसने क्या किया, गुड्स को भिजवा दिया वेयर हाउस के पास, जो समंदर के पोर्ट के पास में वेयरहाउस वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां पे गुड्स को भिजवा दिया। और वहां से आपको क्या कहा कि वो वेयरहाउस के पास में आप जाना, उसका जो कीपर रहेगा, उसका जो वॉचमैन होगा, उसको बोले, उसका जो इंचार्ज रहेगा उसको जाके डॉक्यूमेंट देना। नाम क्या है, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट या फिर वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। उसको ये देना, ये बताना कि भाई सब गुड्स का मालिक मैं हूं, मैं ये गुड्स को क्या करने वाला हूं, लेके जाने वाला हूं। तो अगर वो आपके इस पॉइंट से जस्टिफाइड है तो आपको क्या कर देगा, गुड्स दे देगा। फिर इसके बाद में सर रेलवे रिसिप्ट, ये कहां पे यूज होगा, रेलवे में यूज होगा। आपने क्या किया, आप मुंबई से दिल्ली जा रहे थे, आपका ट्रांसफर हो गया, आपने अपनी बाइक जो है वो रेलवे में रखवा दी, मुंबई में आपने क्या किया, उसको लोड किया। जब आपने मुंबई में लोड किया, आपने क्या कहा कि इसको दिल्ली तक क्या करवा दो, डिलीवर करवा दो। तो यहां जब आपने किराया पे किया होगा, आपको क्या मिला होगा, रेलवे रिसिप्ट मिला होगा, जो कि आप क्या करोगे, दिल्ली पहुंचने के बाद में वहां पे दिखाओगे कि दिस इज अ रेलवे रिसिप्ट, यानी कि ये गुड्स का मालिक कौन है, मैं हूं। तो ये क्या कर दीजिए, आप मुझे दे दीजिए। ये समझा, ये हो जाएगा रेलवे रिसिप्ट। एंड फिर डिलीवरी वारंट और ऑर्डर,
गॉट द पॉइंट। बेचने वाला क्या करेगा, आपको डिलीवरी वारंट दे देगा, ये कहेगा कि मेरा जो बंदा है वो गाड़ी में माल रख के आपके पास में पहुंचेगा, उसको ये डिलीवरी वारंट दिखा दीजिएगा, जिससे वो ये समझ जाएगा कि ये गुड्स का मालिक जो है वो आप ही हो, तो आपको गुड्स जो है वो क्या कर दिए जाएंगे, सिंपली दे दिए जाएंगे, राइट। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स एन ऑर्डर by the owner of the goods to a person having the possession of the goods on his behalf to deliver the goods specified in it to a person named therein or to the bearer। bearer मतलब जिसके पास में वो डॉक्यूमेंट है, उसको क्या करेगा, वो गुड्स को देके सिंपली आ जाएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? तो ये रहेगा अबाउट व्हाट, अबाउट द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, राइट। ठीक है सर। और अगला जो पॉइंट आपका है प्राइस ऑफ द गुड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सर प्राइस का मतलब बहुत अच्छे से आपको पता है कि जो पैसा आजकल चलन में है हमारी कंट्री के अंदर, जिसको कि आप लीगल टेंडर मनी के नाम से जानते हैं। कौन से वाला पैसा? बोले ऐसा पैसा जो कि लीगल टेंडर के तौर पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कहां डिफाइन किया गया? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 10 आपका जो है बोले यहां पे डिफाइन किया गया। और क्या कहता है? सब बोले अगर मैं पैसे की बात करूं, मनी मतलब कि लीगल टेंडर मनी जो कि आज के टाइम पे सर्कुलेशन में है, जो पुराने वाले और रेयर कॉइन वगैरह होंगे उनको बोले यहां मनी बोल दीजिएगा। इन्हें आप क्या कह सकते हैं? इन्हें बोले आप गुड्स बोल सकते हैं। गॉट द पॉइंट? क्योंकि इनको खरीदा या फिर बेचा जा सकता है वैसा, लेकिन इनको क्या मैं मनी कह सकता हूं क्या? नहीं वैसा। जो पैसा आज के डेट में प्रचलन में है आप सिर्फ उसे ही यहां पे पैसा मान के चलेंगे, उसके अलावा और किसी को भी पैसा मान के नहीं चले। ठीक है सर। एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है सर। हाउ इज द प्राइस ऑफ द गुड्स एज सर्टेन, कैसे डिसाइड करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, 4 मोड दिए गए हैं भाई साहब। 4 तरीके से आप प्राइस को क्या कर सकते हो, एसर्टेन कर सकते हो। कौन से? सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज एग्री कर सकती हैं। सेलर ने बोला मैं बेचूंगा 50,000 रुपए का, बायर ने कहा नहीं ना यार 40,000 रुपए ठीक रहेगा। दोनों ने कहा चल ठीक है, एक काम करते हैं, ना तेरा ना मेरा 45,000 रुपीज जो है वो क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। दोनों पार्टीज ने आपस में क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। ठीक है। दूसरा, या फिर इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन एन एग्रीड मैनर सच एज मार्केट प्राइस जो होगा वो लेके चल लेते हैं, राइट। और फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय द थर्ड पार्टी, एक काम करते हैं, एक बंदे को अपॉइंट करते हैं जिसको नाम दिया जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर। सर फॉर एग्जांपल ए नाम का बंदा है, अपनी कार बेचना चाहता था मिस्टर बी को। ए ने कहा मैं ये कार बोले 7 लाख में बेचूंगा, बी ने कहा इसके लिए बोले मैं 6 लाख रुपए पे करूंगा। ठीक है, दोनों अपने अपने पॉइंट्स को क्या कर रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे। दोनों ने एग्री किया, एक काम करते हैं, एक एजेंट के पास में चलते हैं। एजेंट का नाम क्या? बोले कार देखो। इसके पास में चलते हैं और उससे पूछते हैं भाई साहब अगर ये कार को मार्केट में बेचना हो तो क्या प्राइस रहना चाहिए, राइट। मान लीजिए कि उसने बताया कि इसका जो प्राइस है वो 7.5 लाख रुपीज होगा। दोनों ने एग्री किया था ये चीज के बारे में कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर या कोई थर्ड पार्टी जो है वो जो भी प्राइस बताएगा वो अपन यहां पे ले लेंगे, तो वो प्राइस लेके चल सकते हो। ये समझा? ठीक है साहब। या फिर तीसरा, मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टी सच एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मतलब आप ऐसा भी लेके चल सकते हो, यार मेरा खर्चा कितना लग रहा है उसके ऊपर बोले मैं मेरा प्रॉफिट कितना ऐड कर लूंगा। कोई भी चीज को बनाने का जो खर्चा है वो बोले मान लो 50 रुपए का है, तो इसमें बोले एक काम करता हूं मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर लेता हूं 10 रुपए का, बोले मैं 60 रुपए लूंगा भाई साहब। प्रॉफिट भी बता दिया मैंने आपको सीधा सीधा, आप देख लीजिए अगर जमता होगा तो ठीक है, नहीं जमता होगा तो रहने दीजिएगा, राइट। फिर इसके बाद में रीजनेबल प्राइस। कौन से वाला प्राइस? रीजनेबल, जेन्युइन, कुछ भी लगा लो बोले ऊपर नीचे का। इफ प्राइस कैन नॉट बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द अबव प्रोविजंस, कोई भी रीजनेबल प्राइस आप यहां पे लेके चल सकते हैं। 2-4 हजार रुपए का किसी का नुकसान हो जाएगा तो किसी का क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, एंड दैट्स ओके। ठीक है, ऐसा भी यहां पे किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रीजनेबल प्राइस क्या है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच डिपेंड्स ऑन द केसेस टू केसेस। अलग अलग केस के लिए रीजनेबल प्राइस जो है वो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर मैं कार के बारे में बात करूं तो ए का बोलना है 7 लाख रीजनेबल,
बी का बोलना है 6 लाख रिजनेबल। ये समझ में आया? तो सर यहां पे रिजनेबल क्या लेके चला जाएगा? सर बोले डिपेंड करता है। एक बात बताओ, आपकी जो कार है उसके टायर कब चेंज किए थे? आपकी जो कार है क्या बोले उसको आपने कभी इंश्योरेंस क्लेम में डाला था क्या? आपकी जो कार है वो बोले कितने हजार किलोमीटर जो है वो ऑलरेडी चल चुकी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सवाल जो है वो पूछे जाएंगे और अकॉर्डिंगली दोनों आपस में क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे भाई साहब कि एक काम करते हैं, ना तेरा ना मेरा, एक जेन्युइन प्राइस जो है वो अपन क्या करते हैं यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए, लेकिन ध्यान से सर, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट जो है वो हो रहा था और दोनों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, किसी थर्ड पार्टी से प्राइस जो है उसको अपन फिक्स करवा लेते हैं। लेकिन सर अगर जो थर्ड पार्टी है वो प्राइस को फिक्स नहीं कर पाया तो क्या होगा, उसके कंसिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? तो ध्यान से देखिएगा। द पार्टीज मे एग्री टू सेल एंड बाय द गुड्स ऑन द टर्म्स दैट प्राइस कैन बी डिसाइडेड बाय द थर्ड पार्टी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी फेल टू मेक द वैल्यूएशन तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वॉइड हो जाएगा। सर प्राइस ही डिटरमाइन नहीं हो पाया तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे? हमने आपस में वैसे भी एग्री नहीं किया कि जो प्राइस हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे वही फाइनल होगा। हमने क्या एग्री किया था? थर्ड पार्टी बताएगा। अब थर्ड पार्टी जो है वो बोलता है यार मुझे नहीं पता इसका क्या प्राइस होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या मान लिया जाएगा? वॉइड मान लिया जाएगा। लेकिन इफ बायर हैज रिसीव्ड एंड अप्रोप्रिएटेड द गुड्स, मतलब बायर ने क्या किया, कार लेके चला गया, कहा यार ठीक है वो जितना प्राइस बोलेगा उतना मैं तुमको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बायर ने क्या किया, गुड्स को रिसीव कर लिया और उनको इस्तेमाल भी कर लिया, पूरा का पूरा या फिर एनी पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो जितना आपने उसको यूज किया होगा उसके हिसाब से रिजनेबल प्राइस जो होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कार आप लेके जा चुके हो ना, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका क्या मानना था कि यार प्राइस तो वो बता ही देगा ना, जितना प्राइस वो बताएगा वो अपन क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, बोले आज के बाद में कार मेरी हो गई, राइट। तो ऐसे केस में भले ही वो बंदा प्राइस बताने के लिए फेल हो गया तो जो भी रिजनेबल वाला प्राइस होगा वो प्राइस आप यहां पे लेके चलोगे। फिर इसके बाद इफ द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बाय द बायर। अरे बाप रे बाप, मतलब थर्ड पार्टी जो है वो वैल्यूएशन निकाल रहा था लेकिन सेलर और बायर उसके काम में टांग अड़ा रहे थे, अड़चन कर रहे थे। तो ऐसे केस में क्या होगा, द इनोसेंट पार्टी में मेंटेन द सूट फॉर द डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। मतलब जो पार्टी आपकी फॉल्ट में नहीं है वो केस कर सकती है कि सर अच्छा खासा वैल्यूएशन हो रहा था लेकिन ये बंदे ने वैल्यूएशन ढंग से होने ही नहीं दिया, मेरा यहाँ पे नुकसान हो गया सर, मेरे को मेरे नुकसान की क्या चाहिए, भरपाई करके चाहिए। गॉट द पॉइंट? एग्जाम्पल देखिए, सब बोले ए ने एग्री किया टू सेल 100 बैग्स ऑफ राइस टू बी एट अ प्राइस जो कि कौन डिसाइड करेगा, सी डिसाइड करेगा, बट सी फेल टू फिक्स द प्राइस। उसको बोले समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्राइस रहना चाहिए, तो ऐसे केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन वापस से देखिए, बोले ए ने एग्री किया टू सेल 100 बैग्स ऑफ राइस टू बी एट अ प्राइस जो कि कौन बताएगा, सी बताएगा। ठीक है, सी जो है वो उसका वैल्यूएशन करने को भी तैयार है और प्राइस भी फिक्स करने को तैयार है, लेकिन ए बाय हिज रॉन्गफुल एक्ट प्रिवेंट सी फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन। ले भाई साहब, ए क्या सोच के चल रहा है, बोले भैया मैंने तो डिसाइड किया कि 36 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल बेचूंगा, अगर तू वैल्यूएशन करेगा तो मेरे को पता है कि 32 रुपए पर केजी का तू वैल्यूएशन निकालेगा, है तो ऐसे केस में मैं तेरे को वैल्यूएशन निकालने ही नहीं दूंगा। तो अगर ऐसा होता है, बी क्या कर सकता है, बी कोर्ट में जा सकता है और ए के अगेंस्ट में नुकसान जो है उसको क्लेम करने की बात कर सकता है। ये समझ में आया क्या भाई साहब? दैट्स इट। तो ये हो जाएगा आपका अबाउट द प्राइस। आज का पार्ट थोड़ा सा काइंड ऑफ बोरिंग था, इसमें कुछ मतलब ऐसा था भी नहीं कि जिसमें अपन बहुत इंटरेस्ट से चीज़ों को करें, पर ठीक है जैसा भी है। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक आपका जो है वो होता है सिंपली कंप्लीट, और अगला जो टॉपिक आपका आएगा दैट इज द टॉपिक नंबर 4। ये रहेगा भाई साहब आपका इंपॉर्टेंट वाला और इंटरेस्टिंग वाला, राइट। तो ये टॉपिक को अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।